तो दोस्तों मार्केट में देखिए 5-6 दिनों की अच्छी खासी तेजी देखने के बाद आज हमको करेक्शन देखने को मिली। निफ्टी की बात करें 1% की गिरावट हमको देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी आई थिंक 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट क्यों हुई? क्योंकि देखिए 5-6 दिनों से तो मार्केट यहाँ पर स्ट्रांग दिख रहा था। 5-6 दिनों में हमने देखा 17,000 से निफ्टी जो है करीब-करीब 17,750 तक आ गया। लेकिन ओवरनाइट ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट में आज हमको एक डिसेंट करेक्शन देखने को मिला? तो इसके पीछे का दोस्तों जो रीज़न है वो आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सिर्फ दोस्तों यहाँ पर इंडियन इंडाइसिस की बात नहीं है, जो ग्लोबल मेजर इंडाइसिस हैं उन सब में हमको गिरावट देखने को मिली है सिर्फ एक रीज़न की वजह से। उस रीज़न का आपको मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ क्या इम्पैक्ट होगा, तो वीडियो के साथ बने रहेगा। और साथ ही साथ उस एक सेक्टर की बात भी हम करने वाले हैं जो मुझे लगता है अगर सेक्टर में करेक्शन आती है तो आपको डेफिनेटली सेक्टर को दोस्तों यहाँ पर अच्छी कंपनीज को यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है आगे आने वाले 5-10 सालों में ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ नजर आएगा। उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या रैशनल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ कंपनीज के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। ड्यूरिंग द वीडियो आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें ग्लोबल मेजर इंडाइसिस की, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो है ग्लोबल मेजर इंडाइसिस है। निफ्टी आप देखिए आज हमको करेक्शन पे देखने को मिला। डाउ जोन्स आप देखिए, डाउ जोन्स अभी ओपन नहीं हुआ लेकिन कल के दिन 1% की गिरावट। और नेस्डेक देखिए, ओ माय गॉड, 3.34% की गिरावट। तो एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट हमको काफी टाइम बाद यहाँ पर नेस्डेक में देखने को मिली। अगर आप देखिए जो ब्राज़ील का इंडेक्स है, जो अगर आप जर्मनी का इंडेक्स है, ठीक है? एफटीएससी आप देखिए, सीएसई कनाडा वाला इंडेक्स आप देखिए, जो डच इंडेक्स है नीदरलैंड्स का वो देखिए, और स्पेन का इंडेक्स आप देख सकते हैं। चाहे हम बात करें जो मेजर इंडेक्सेस में अगर हम बात करें निक्की आप देखिए दोस्तों, करीब 3% की गिरावट कल के दिन हमको निक्की में देखने को मिली। ठीक है? शंघाई का इंडेक्स और जो मेजर इंडेक्सेस हैं ऑलमोस्ट सारे ही हमको रेड पे देखने को मिल रहे हैं। और कुछ मार्केट तो दोस्तों आज ओपन हो गए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमको अगेन आज के दिन भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप देखें, देखिए डच का इंडेक्स करीब-करीब 2.25% गिरावट दिखा रहा है, जो नीदरलैंड का इंडेक्स है। एफटीएससी, एमआईबी, स्पेन, ठीक है? और बेल्जियम सब गिरावट में आज के दिन भी जो है रेड में ही ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगेन आज का दिन भी यहाँ पर प्रेशर वाला ही बना हुआ है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है? तो वो रीज़न है दोस्तों यहाँ पर ट्रेजरी यील्ड्स का बढ़ना। और ट्रेजरी यील्ड्स क्यों बढ़ी है, उसके पीछे क्या रीज़न है? तो यहाँ पर दोस्तों कल यानी कि वेडनेसडे को फेड की यहाँ पर मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग यहाँ पर निकल के सामने आए थे। और यहाँ पर फास्टर फेड पुल बैक की यहाँ पर बात हो रही है, जिसकी वजह से इस फियर की वजह से ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ती हुई नजर आई। यानी कि जो बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट जो यील्ड्स हैं वो बढ़ती हुई नजर आई। और आपको मैं कई बार आई थिंक मैंने पिछले 2-3 महीने में आपको ये जो है पूरा एक फिनोमेना समझा चुका हूँ कि यील्ड्स का बढ़ना और इक्विटी का यहाँ पर करेक्शन, जो इक्विटी एसेट क्लास है उसका यहाँ पर क्या कोरिलेशन है, इसको मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। जब जब यील्ड बढ़ेगी, जो 10 ईयर जीसेक यील्ड है, जो एक बेंचमार्क है बॉन्ड मार्केट का, अगर वो यील्ड बढ़ेगी तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स में हमको प्रेशर देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो मिनट्स ऑफ मीटिंग में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, तो वो है दोस्तों आप देखिए यूएस स्टॉक स्लिड, मतलब कि यूएस के स्टॉक्स में हमको गिरावट देखने को मिली। और ट्रेजरी यील्ड जंप्ड ऑन वेडनेसडे आफ्टर मीटिंग मिनट्स रिलीज्ड बाय द फेडरल रिजर्व इंडिकेटेड दैट इट माइट नॉट ओनली रेज इंटरेस्ट रेट सूनर। तो ये तो हमको दोस्तों पता ही है। देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन की कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट तो यहाँ पर बढ़ने ही बढ़ने हैं। और ये सबको यहाँ पर ऑलरेडी पता है कि इंटरेस्ट रेट फेड यहाँ पर बढ़ाने वाला है। तो ये जो है ऑलरेडी सबको पता है। और यहाँ पर लेकिन जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी वो ये थी कि इन्होंने बोला है कि बहुत ही जल्द हम ये कर देंगे, इंटरेस्ट रेट को हम यहाँ पर कुछ क्वार्टर परसेंट यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं आगे आने वाले समय में। आई थिंक मार्च तक ये यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देंगे। और साथ ही में दे कुड ऑल्सो रिड्यूस इट्स ओवरऑल एसेट होल्डिंग टू टेम हाई इन्फ्लेशन। तो फेड रिजर्व की जो ओवरऑल एसेट्स हैं, जो इनकी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, जो रिजर्व एसेट्स आप कह सकते हैं, जो सिक्योरिटीज कमर्शियल पेपर्स की फॉर्म्स में होते हैं, जो दूसरे डिफरेंट एसेट गोल्ड वगैरह की फॉर्म में होते हैं, तो उसको भी ये रिड्यूस करने वाले हैं टू टेम हाई इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें होगी। तो अगेन मार्केट ने इसका दोस्तों नेगेटिव रिएक्शन दिया है। और अगर आप देखें तो डाउ जोन्स की बात करें, जितने भी अमेजॉन, मेटा प्लेटफॉर्म्स, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सबके स्टॉक हमको करेक्शन पे देखने को मिले। तो ये दोस्तों एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में, इक्विटी मार्केट्स में, इनफैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स में हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। और यील्ड बढ़ेगी, डेफिनेटली यील्ड बढ़ेगी। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ
जो निवेशक हैं, जो बड़े एफआईआईज़ हैं, जो बड़े जो फंड्स हैं, वो पैसा निकालते हैं अपना इमर्जिंग मार्केट्स में, क्योंकि उनको क्या है, सेफर एसेट क्लास में जाना होता है। और यील्ड यहाँ पर जो बॉन्ड मार्केट है वो सेफ एक बैट है, सेफ एसेट क्लास है। अगर यील्ड बढ़ रही है तो डेफिनेटली वो इक्विटी मार्केट जो ऑलरेडी महंगे हो चुके हैं, जब जब यील्ड कम होती है दोस्तों, इक्विटी मार्केट में हमको ग्रोथ देखने को मिलती है। और आपने देखा 2020 में बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है बेस लेवल पे थे, और इक्विटी मार्केट्स में पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में यील्ड कम है तो वहाँ पर तो जनरेट बनेगा नहीं पैसा। तो क्या है, बड़े-बड़े जो निवेशक हैं वो इक्विटी मार्केट्स में आते हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में, तो वहाँ पर हमको एक रैली देखने को मिलती है। और जब जब इन्फ्लेशन होता है तो फेड क्या करता है, फेड आपको पता है मनी सप्लाई करता है। सिर्फ फेड नहीं, अगर हम इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक की बात करें, तो यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पर ऑलरेडी बॉन्ड परचेजिंग करी थी, ठीक है, आपको भी पता है। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें, बेसिकली मनी सप्लाई जब जब होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तब तब यहाँ पर टेपरिंग की बात होगी। और इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन दोस्तों क्यों बढ़ता है, जब मनी सप्लाई ज़्यादा होती है मार्केट में, जब इकोनॉमी में पैसा यहाँ पर भर भर के आता है तो डिमांड बढ़ जाती है। और इन्फ्लेशन तीन तरह के होते हैं बेसिकली, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, एक कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है, एक होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। डिमांड में क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके उनमें उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। वो गुड्स एंड सर्विसेज मतलब इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी का वहाँ पर वो फुलफिल नहीं कर पाते, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी कम रह जाती है। अगर सिंपल भाषा में बोलो तो डिमांड सप्लाई गैप आ जाता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी, अगर उतनी सप्लाई नहीं होगी तो ये गैप बन जाएगा। तो ये डिमांड जो पुल इन्फ्लेशन है, और उसी के साथ कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन फिर जनरेट होता है। जो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन डेफिनेटली हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। बिल्ट इन तो इन दोनों का जो है आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है। जब ये डिमांड बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोडक्शन की, तो डेफिनेटली जो प्राइस बढ़ेंगे तो वेजेस भी जो एम्प्लॉयर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके वेजेस भी बढ़ेंगे, मतलब कि उनकी सैलरी भी बढ़ेगी इन ऑर्डर टू मेंटेन दी लिविंग कॉस्ट। तो ये सारी जो इन्फ्लेशन की एक पूरी साइकिल बन जाती है, और इस साइकिल को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए जो भी रिजर्व बैंक्स हैं, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ती है, और ये होता रहेगा। 2013 में भी हुआ था। और जब जब दोस्तों मार्केट में इकोनॉमिक प्रेशर आता है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जो कि 2008 में हमको देखने को मिला था, उसके बाद मार्केट ने एक रैली करी, और 2013 में आपने देखा फेड ने टेपरिंग करी। उसके बाद इक्विटी मार्केट्स, इंडिया के मार्केट, दूसरे जो इमर्जिंग मार्केट्स थे, काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन हमको देखने को मिला। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन अब की बार दोस्तों क्यों डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पर क्यों इतना बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, उसके पीछे क्या रीज़न है, अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दूसरे रीज़न की तरफ जाना चाहूँगा। वो रीज़न है दोस्तों ओमिक्रॉन कंसर्न। जी हाँ दोस्तों, ओमिक्रॉन के केसेस अगर आप देखें तो एक ही दिन में, आज की मैं बात कर रहा हूँ थर्सडे की, करीब-करीब 90,000 केसेस यहाँ पर फ्रेश कोविड केसेस आते हुए देखने को मिले हैं, 325 डेथ्स होती हुई देखने को मिली हैं, और जो ये पॉजिटिविटी रेट है लगातार बढ़ती हुई हमको देखने को मिल रही है। और अक्रॉस द कंट्री ये चीज़ हो रही है दोस्तों, सिर्फ एक नहीं, मुंबई, कर्नाटका, बात करें केरला, राजस्थान, गुजरात, सब जगह केसेस अब लगातार बढ़ते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। और इसी की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है मार्केट में, क्योंकि अब जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, नाइट कर्फ्यूज़ होते हैं जा रहे हैं रैलीज़ में जो हैं, और जो गैदरिंग्स हैं, जो इवेंट्स हैं बड़े, उन सब पे रिस्ट्रिक्शंस हो रही है, तो डेफिनिटली यहाँ पर बिज़नेसेस इम्पैक्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। और तमिलनाडु की बात करें कल के दिन की, तो नाइट कर्फ्यू के साथ-साथ संडे का भी लॉकडाउन लगा दिया। तो अगेन आप समझ सकते हैं कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो उसका एग्ज़ैक्ट डेफिनिटली नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा बिज़नेसेस पे, और बिज़नेस इम्पैक्ट होंगे तो लॉकडाउन लगेगा तो उनके रेवेन्यू इम्पैक्ट होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगी, और उनके नंबर्स में ये चीज़ झलकती हुई नज़र आएगी। तो ये चीज़ें दोस्तों तमिलनाडु में हुई है अभी, हो सकता है ये रेप्लिकेट होती हुई नज़र आए दूसरी सिटीज़ में, स्टेट्स में, अगर यहाँ पर केसेज़ ऐसे ही बढ़ते रहे तो। तो अगेन ये 2 रीज़न हैं बड़े, जिसकी वजह से मार्केट में हमको प्रेशर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, और ये करेक्शन भी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो अगर करेक्शन हुई, अगर ये बढ़ी तो कहाँ तक आ सकती है, तो देखिए अभी दोस्तों निफ्टी जो है एक मेजर सपोर्ट पे है, करीब-करीब 17,650 का एक मेजर सपोर्ट आप मान सकते हैं यहाँ पर। अभी इसको ब्रेक नहीं किया है, लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो करीब मान के चलिए निफ्टी आ सकता है 17,000 तक वापस। जी हाँ, तो निफ्टी 17,000 तक वापस आ सकता है, लेकिन अगर ये सपोर्ट मेंटेन रहता है इधर, तो वापस से एक ऊपर की चाल चल सकती है। अगर ऊपर की चाल नहीं भी चली तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन, एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है दोस्तों 2021 जो जैसा था, एक रैली देखने को मिली थी, 2020 थोड़ा-सा डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पर हमको ऐसी कंपनीज़ में निवेश करना है जहाँ पर वैल्यूएशंस अच्छे हों, जहाँ पर क्वालिटी हो, जहाँ पर मैनेजमेंट हो, जहाँ पर अर्निंग विजिबिलिटी हो, तो ऐसी कंपनीज़ पे हमको निवेश करना है।
हर जगह आपको निवेश नहीं करना है जहाँ पर एक अपसर्ड वैल्यूएशंस हों, जहाँ पर ना बिज़नेस मॉडल का पता है, ना क्वालिटी का पता है, ना मैनेजमेंट का पता है, तो वहाँ पर थोड़ा बच के रहना है क्योंकि मुझे लगता है 2022 उन्हीं कंपनीज़ के लिए अच्छा होगा जो कि अर्निंग विजिबिलिटी यहाँ पर क्लियरली दर्शाएँगे। तो ये है दोस्तों थोड़ा-सा अपडेट। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर वो कौन-सा सेक्टर है जिस पे आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। और आज के दिन की अगर बात करें दोस्तों सिर्फ़ एक सेक्टर में मतलब काफ़ी सही सब सारे ही सेक्टर यहाँ पर आज गिरावट में थे, लेकिन एक सेक्टर हमको ज़्यादा गिरावट में देखने को मिला, वो था निफ्टी आईटी। तो मैं आई बात कर रहा हूँ दोस्तों आईटी सेक्टर की, जो मुझे लगता है एक टेलविंड के थ्रू यहाँ पर गुज़र रहा है। जी हाँ दोस्तों, और आगे आने वाले जिस प्रकार से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक ट्रेंड है अक्रॉस वर्टिकल्स आप देखें, तो यहाँ पर जो आईटी की सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं, जो आईटी की बेसिकली पूरा दोस्तों आईटी की बात कर रहा हूँ, जो आईटी कंपनीज़ हैं वो हमको अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पर होगा तो आईटी कंपनीज़ के थ्रू ही होगा, और आईटी कंपनीज़ एक अच्छा मुझे लगता है एक सेक्टर है, एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर आपको करेक्शन देखने को मिले इस दौरान जब ये टेपरिंग हो रही है, जब इन्फ्लेशन जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक मौका बनता है अच्छी कंपनीज़ में ज़रूर आपको निवेश करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला दोस्तों जो आईटी कंपनीज़ हैं, वो बेसिकली क्या है आईटी सर्विसेज़ प्रोवाइड करा रही हैं, आईटी सर्विसेज़ प्रोवाइड करा रही हैं या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही हैं। तो यहाँ पर जितना भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कोविड के बाद अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको पता है जब भी अभी देखिए वापस लॉकडाउन लग गया, तो जो भी ऑफ़लाइन जो कंपनीज़ हैं, वो कहीं न कहीं तो अपने आप को दोस्तों ऑनलाइन चैनल पे लेके जाएँगे, और ऑनलाइन चैनल पे लेके जाएँगे तो अगेन उनको यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप को करना पड़ेगा, या फिर सॉफ्टवेयर परचेज़ करने पड़ेंगे, या फिर अपने आप को जो है दूसरे सॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे। तो आईटी कंपनीज़ मेरे को लगता है यहाँ पर अच्छा परफ़ॉर्म करेगी आने वाले कई सालों तक। तो यहाँ पर जब भी आपको करेक्शन पे देखने को मिले ये कंपनीज़, तो आपको यहाँ पर ज़रूर निवेश करना चाहिए। आईटी कंपनीज़ की जब बात करें, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको हर कोई कंपनी पे निवेश नहीं करना है, सिर्फ़ अच्छे मैनेजमेंट और अच्छी कंपनीज़ जो अर्निंग विजिबिलिटी जिनकी क्लियरली नज़र आती है। हालाँकि यहाँ पर सबकी ऑलमोस्ट सारी आईटी कंपनीज़ अच्छी हैं, लेकिन उसमें भी दोस्तों कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि मैं आपको बताऊँ, तो वो है दोस्तों अट्रिशन रेट। क्योंकि अट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर किसी भी आईटी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द साबित हो सकती है, जिसके बारे में पहले भी आपके साथ कई बार चर्चा कर चुका हूँ। जब हमने आईटी के रिज़ल्ट्स डिटेल में डिस्कस किए थे, तब मैंने आपको बताया था कि अट्रिशन रेट कितना इंपॉर्टेंट है। और अट्रिशन की जब बात होगी तो अट्रिशन डेफिनिटली हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब की पिछले क्वार्टर्स में हमने देखा कि 20-20% तक अट्रिशन रेट हमको आती हुई देखने को मिली है, चाहे इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, ठीक है? तो 20-20% तक अट्रिशन रेट हमको देखने को मिली है। तो अट्रिशन रेट कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अट्रिशन अगर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर मार्जिन्स जो हैं घट सकते हैं आईटी कंपनीज़ के, और मार्जिन्स घटे, जो प्रॉफिटेबिलिटी अगर घटती हुई नज़र आई, क्योंकि देखिए प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी, तो डेफिनेट जो मार्जिन्स घटेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी घटेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी तो जो इनको वैल्यूएशंस मिल रहे हैं, वो हमको कमज़ोर होते हुए नज़र आएँगे। और ये एक जो कंपनीज़ हैं, जो ओवर वैल्यूड हो चुकी है, उनमें करेक्शन आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन जो टियर 1 कंपनीज़ हैं, टीसीएस जैसी, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एलटीआई, एलटीटीएस, ऐसी कंपनीज़ पे आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज़ मैनेजमेंट अच्छा है, अर्निंग विजिबिलिटी क्लियर है, और एक ऐसे सेक्टर्स को ये कैटर कर रही हैं जहाँ पर इनकी कस्टमर रिलेशनशिप ऑलरेडी अच्छी है, और जो इनका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो इनके पास है, वो दोस्तों काफ़ी बड़े हैं। तो अगेन इसलिए आपको इन पे नज़र नज़र रखनी चाहिए। इन्फोसिस, टीसीएस की बात करें, पिछले क्वार्टर में आपने देखा जहाँ पर 20-20% का अट्रिशन था, टीसीएस में ओनली आई थिंक 11% के आसपास अट्रिशन हमको देखने को मिला। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर टीसीएस एक गज़ब का मैनेजमेंट है, इनके पास जो है इस प्रकार की एफिशिएंसी है कि यहाँ पर अट्रिशन रेट कम होती हुई हमको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इंडिया दोस्तों मुझे लगता है कि एक चाइना प्लस वन की थीम का भी एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। तो 2013 में जो हुआ था टेपरिंग के बाद, वो मुझे लगता है 2021 या 22 में नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2013 में सप्लाई चेन का जो बात करें, चाइना प्लस वन का यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन अभी 2022 में चाइना प्लस वन एक बहुत बड़ी थीम बन चुकी है, जहाँ पर डिफरेंट ग्लोबल कॉर्पोरेशन जो है दे आर लुकिंग टू डे रिस्क देयर वैल्यू चेन फ्रॉम द चाइना, जहाँ पर वो अपनी वैल्यू चेन को शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पर वो बेसिकली जो है इंडिया की तरफ या फिर दूसरे जो इमर्जिंग नेशन हैं चाइना से हट के वहाँ पर जा रहे हैं, सप्लाई चेन को डे रिस्क कर रहे हैं, अपने उस वैल्यू चेन को चाइना से शिफ्ट करके दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं। और इंडिया की जब बात करें तो इंडिया इज लुकिंग परफेक्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी रिफॉर्म्स जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करे हैं, मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर 2022 में वैसी चीज़ नहीं होगी जो 2013 में हुई थी, जब मार्केट अच्छे खासे करेक्ट हुए थे। और डेवलपिंग इकोनॉमीज डेफिनेटली इम्पैक्ट हुई थी, हो सकती है अभी भी हो सकती है, लेकिन इंडिया जैसी इकोनॉमी मुझे लगता है ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर आएगा नहीं। तो यहाँ पर ही दोस्तों मुझे लगता है इंडिया पे आपको भरोसा रखना चाहिए, अच्छी कंपनीज़ पे, क्वालिटी कंपनीज़ पे बने रहिए। पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत करेक्शन ज़रूर आएगी, लेकिन वो जो पोर्टफोलियो करेक्शन होगा वो एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनीज़ में निवेश
करने का, तो अच्छी कंपनीज में निवेश कीजिए, क्वालिटी वाली कंपनीज में निवेश कीजिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, ग्रोथ को देखिए, अर्निंग विजिबिलिटी देखिए कंपनीज की, मैनेजमेंट देखिए, ये सारी चीजें देखनी है। 2013 में भी टेपरिंग हुई थी, मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ। अगर हम देखें तो देखिए मैं आपको मैक्सिमम चार्ट यहाँ पर दिखाता हूँ। 2013 में भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ था। आई थिंक अगर मैं यहाँ पर लेके चलूँ आपको, देखिए 2013 के आसपास दोस्तों यहाँ पर जो है करीब करीब मार्केट में यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा, लेकिन 8-10% के आसपास आई थिंक करेक्शन हुआ था। लेकिन आज आप देखेंगे तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो ये चीज़ें होती रहेगी, मार्केट में इन्फ्लेशन आता रहेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉलिसी चेंजेस होते रहेंगे, कुछ ना कुछ क्राइसिस आता रहेगा, लेकिन इकोनॉमी एट दी एंड अल्टीमेटली ऊपर ही आपको जाती हुई देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर निवेश करके चलना है, अपना माइंडसेट लेके चलना है। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।